अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हुकूमत की नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल सुनने के बाद पंजाब इंतखाबात केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने लीक होने वाली मुबैना ऑडियोज तहकीकाती कमीशन को फराहम कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 8 ऑडियोज तहकीकाती कमीशन को जमा करवाई गई हैं। लीक होने वाली मुबैना ऑडियोज में मौजूद अफराद के नाम, ओहदे और दस्तियाब राब्ता नंबर्स भी तहकीकाती कमीशन को फराहम कर दिए गए हैं। तहकीकाती कमीशन की तश्कील ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मशवरे के बगैर तहकीकाती कमीशन की तश्कील आइन और कानून के मुताबिक है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस तहकीकाती कमीशन को कलअदम करार दे सकता है? क्या हुकूमत के पास आला अदलिया के जज को नामजद करके कमीशन बनाने का इख्तियार है? और क्या तहकीकाती कमीशन के TORs में कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स करने वालों के हवाले से तहकीक को शामिल क्यों नहीं किया गया? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज एक बार फिर सियासी तौर पर मुतहरिक हो गई हैं। वो बहुत जल्द विहाड़ी से तंजीमी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मरियम नवाज चंद माह कबल ये कह चुकी हैं कि इलेक्शन से पहले तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। 9 मई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से ऐसा महसूस हो रहा है कि मरियम नवाज साहिबा की यह ख्वाहिश काफ़ी हद तक पूरी हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और PDM की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त जेर एहताब है। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ने पाकिस्तान में जारी क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, CIICUS और फोरम एशिया ने मुश्तरक एलामिया जारी किया, जिसमें बड़े पैमाने पर PTI रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों और दहशत गर्दी के मुकदमात के जरिए हिरासत करने से रोकने पर जोर दिया गया है। एलामिया में सहाफ़ी इमरान रियाज की बाजियाबी समेत पुरअमन एहतजाज में शामिल तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा शामिल है। 13 जमाती इत्तेहाद PDM हुकूमत की तमाम तर तवज्जो अवामी मसाइल के बजाय मुखालिफिन की आवाज़ दबाने और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मरकूज है, जबकि हालात यह है कि अद्वियात की कीमतों में 20% तक इजाफा कर दिया गया है। हालांकि ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे की हद ज़्यादा से ज़्यादा 14% तक महदूद है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, मारूफ सियासी और दिफाई तज्ज़ियानिगार हैं, और हसन रज़ा पाशा साहब माहिर आइन व कानून है और चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। पाशा साहब, आप इसे आगाज़ करना चाहूँगा। सूरत हाल आपके सामने, आज तीसरी समाअत थी नज़रसानी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कोई फ़ैसला नज़रसानी पर भी नहीं हो सका, और जो इंतखाबात का मामला है वो तो आपके सामने है, वो तो 30 अप्रैल भी गुजर गया और 14 मई भी गुजर गई। जी, बल्कि उसमें अब कल की फिर तारीख है और डे टू डे हेयरिंग हो रही है, कानूनी निकात पे बहस हो रही है और अभी आज तीसरा दिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब बहस कर रहे हैं और अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और PTI के वकला ने अभी बहस में हिस्सा लेना है। तो देखें, बेंच ने अप्रिशिएट किया है हुकूमती और जवाब को, जो कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि पहली दफा हियरिंग के दौरान नुकात पे बहस जो है वो बहस हो रही है। नंबर 2 ये है कि उन्होंने इस बात का भी गिला किया कि इससे पहले जो समाअतें हुई उसमें आपने इन मामलात को पॉइंट आउट नहीं किया और ना ही बेंच के सामने लाए जो अभी आप रिव्यू पिटीशन में लेकर आए हैं। एनीवेज, बहस तो जारी है। अब देखें, एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट था जिस पे ये कहा कि पहले आपने इकट्ठे इलेक्शन कराने के हवाले से इस तरह बात नहीं की और हमारे नोटिस में नहीं लाए। तो मेरा तो ख्याल है कि हमारा भी यही मुतालबा था, हम भी यही चाहते थे कि सारे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन हो। अब देखें, 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी, तो उसके बाद हो जाएगी 2 महीने के अंदर। पाशा साहब, यकीन है कि हो जाएगी जो हालात है? नहीं, 12 अगस्त को तो तहलील हो ही जाना है असम्बली ने, क्योंकि उसके बाद तो फिर ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अब इलेक्शन। हाँ, उसके बाद अगर केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है और इसी तरह का जिस तरह के पंजाब या KP में सूरत हाल चल रही है, इंतखाबात को लिंगर होने की बात होती है, तो डेट इज समथिंग एल्स। मैं अभी उस पर बात नहीं कर सकता, ना मुझे इसका इल्म है। लेकिन 12 अगस्त बहरहाल
असेंबली की तहलील होने की मुद्दत, वो 5 साल मुद्दत पूरी हो जाएगी। राइट जनरल साहब, असम्बली की मुद्दत तो जैसे वो फरमा रहे हैं पाशा साहब के 5 साल ख़त्म हो जाएंगे पार्लियामान के इंतखाब को, तो पार्लियामान उसके बाद रह नहीं सकती है। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हाँ हुकूमत के पास गुंजाइश मौजूद है कि वो 6 महीने के लिए हुकूमत की मुद्दत को बढ़ा दे, हुकूमत के पास गुंजाइश मौजूद है कि वो 1 साल की प्रोविजन रखती है वो बढ़ा दे आगे। जो इस वक्त मुल्क का सियासी मंजरनामा आपके सामने है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि हुकूमत इतनी आसानी से रिट्रीट कर लेगी और कहेगी ठीक है हम घर जा रहे हैं? जी खैर, इसके तो इम्कानात बहुत कम हैं। ख़ासकर जो इस वक्त हुकूमत जिस ज़ोर में है और जिस मुँह ज़ोर तरीके से उसने चढ़ाई की हुई है पीटीआई के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा ज़ौफ़ महसूस करते हैं अपने स्टांस में या अपने आप में कि जो वो चाहें वो ना करें। तो अगर वो कह रहे हैं कि 6 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है या साल आगे बढ़ाया जा सकता है, तो चूँकि उसकी क्या कानूनी हैसियत है, वो तो आपके साथ बहुत अच्छी शख्सियत मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कि किन हालात में ये काम हो सकता है। क्योंकि मेरे अपने ख़्याल में तो या तो कोई ऐसी जंग छिड़ जाए खुदा ना ख़ास्ता, या ऐसा कोई बड़ा सानिया खुदा ना ख़ास्ता हो जाए जिससे पूरी कौम किसी सकते में चली जाए या प्रॉब्लम में चली जाए, तब तो ये इस किस्म की काम हो सकता है। वरना तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं जो बहुत मुश्किल क्या तकरीबन नामुमकिन थी। तो अगर आज वो हो रही हैं, तो कल क्यों नहीं हो सकती? तो ये अलग बात है कि ये सस्टेनेबल है या नहीं, और इनमें रुकावट कौन डालेगा और किस में हिम्मत है इसमें रुकावट डालने की। एक तो मुझे नज़र आ रही है अदलिया, हमारी सुपीरियर जुडिशरी, कि वो ये काम कर रही है और उम्मीद है कि आइंदा भी वो रुकावट डालेंगे ऐसे किसी काम में। अब ये देख लेना रिव्यू पिटीशन, पहले कहा जाता था कि हम तो इस चूंकि बेंच को मानते ही नहीं तो रिव्यू क्यों करें। तो रिव्यू पिटीशन में जाने का पहला बात तो ये साबित हो गई कि अब वो मानते हैं इस फैसले को, जो कि 2-1 का है और या 3 का है, और वो जो 4-3 वाली बात है वो ख़त्म हो गई है। तो इसी तरीके से अगर कोर्ट डटी रहे अपने, मेरा ख्याल है अपने अपहेल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, तो बहुत सारे लोग, अक्सरियत जो पाकिस्तान के अवाम की है, वो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहती है। जनरल साहब 90 दिन में इंतखाबात, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने जोर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि 90 दिन का मतलब है 90 दिन, 30 अप्रैल का मतलब है 30 अप्रैल, 14 मई का मतलब है 14 मई, एक दिन आगे नहीं जा सकते। आइन नहीं कहता, कानून नहीं कहता। 90 दिन करते करते हम आज 130 दिन गुजार चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतखाबात नहीं हो रहे हैं जनरल साहब। तो ये फिर जी, किसने वो तो मैंने कह दिया ना कि ऐसी अनहोनियां हो चुकी हैं कि किसी भी चीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। देखना यह है कि जो लोग ये काम जिन्होंने पहले किया है और वो जो आइंदा करने की कोशिश करेंगे, उनके जहन में कोई अपनी आकबत या मुल्क का फ्यूचर भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तो ठीक है, वो कर गुजरे जो वो करना चाहते हैं। जब आपने कह दिया कि या आप हैं या हम हैं, तो फिर आप ही आप हैं, हम तो यहाँ कोई भी नहीं है। राइट पाशा साहब, इस पे फरमाइएगा, फिर मैं ब्रेक लूं कि कोई गुंजाइश है आइन में, कोई ऐसी प्रोविजन है कि अगर हुकूमत तय करती है कि नहीं हमें 6 महीने और खींचना चाहिए काम, तो ये ले जा सकते हैं आगे? पहले तो मैं एक जनरल साहब से बसात एहतराम डिफर करूंगा इस हवाले से कि हुकूमत ने रिव्यू फाइल की है। हुकूमत ने रिव्यू फाइल नहीं की, बल्कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने फाइल की है। और जहां तक मुझे इतलात हैं या मैंने जो देखा और सुना है बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो ये है कि हुकूमत अभी भी 4-3 की बात कर रही है, जो कि डे 1 से इनका स्टैंस था, वो चेंज नहीं हुआ। अलबत्ता अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हम ये बात करते रहे हैं और हमारी परसेप्शन यही थी और यही सोच थी कि 4-3 का है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ये फैसला करना कि 4-3 का या था या 3-2 का था, ये भी कबल अज वक्त है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट ही कर सकेगी अगर उसको मौका मिला बैठने का या बेंच इस तरीके से तश्कील दिए गए। तो दूसरी बात जो आपकी है, जो क्वेश्चन आपने किया है, वो गालबन आर्टिकल 232 है, जिसके तहत इलेक्शंस को आगे ले जाने का, पोस्टपोन करने की एक प्रोविजन दी गई है आइन में। और वो है कि अगर मुल्क में एमरजेंसी लगाई जाती है या जंगी हालात हो, तो फिर ये मुमकिन हो सकता है। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए
तो एक अस्करी इदारा जो है वो जिस अंदाज से सारे मामलात को लेकर चल रहा है, उनकी तरसीबात पे जिस तरह जलाओ गिराओ और नुकसान पहुँचाया गया, शोधा के मोनूमेंट्स को नुकसान पहुँचाया गया, मुजस्मे तोड़े गए, ये सारी चीज़ें इस बात की गमाजी कर रही हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात पे करे कि ये हालात ये मुनासिब नहीं नहीं है। अच्छा पाशा साहब, नैरेटिव बनाना इस मुल्क में कौन सा मुश्किल काम है? आप जानते हैं नैरेटिव बनाना तो इस मुल्क में सबसे आसान काम है, और जब रियासत ने नैरेटिव बनाना होता है तो फिर बना लेती है। अगर 90 दिन में इलेक्शन रुकवाने के लिए मईशत का नैरेटिव बना लिया गया, सिक्योरिटी का नैरेटिव बना लिया गया, तो अगस्त से आगे ले जाने का भी नैरेटिव बनाया जा सकता है। बिल्कुल, ये कोई मैंने नामुमकिन होने वाली तो बात ही नहीं ना की। सही है। इलेक्शन को 2 साल भी ये कर सकते हैं, 100 रास्ते निकल सकते हैं। देखें, सदर मुमलिकत की भी वो खत्म होने वाला है टेन्योर, चीफ सितंबर जस्टिस में। साहब भी सितंबर में हो जाएंगे। ये भी नहीं कहा जा सकता कि नए आने वाले चीफ जस्टिस वो कोई इतने आसान होंगे किसी के लिए। हाँ। ये भी एक परसेप्शन है। मैं समझता हूँ कि वो भी इक्वली सख्त किस्म के चीफ हैं और वो आइन के से हटके कभी कोई बात नहीं करते। तो राइट ये भी किसी की खाम ख्याली होगी अगर कोई ये समझेगा कि उनको वाकओवर मिल जाएगा। राइट। एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है, जनरल साहब है। ब्रेक से वापसी पे इस वक्त तहरीक इंसाफ में जो तोड़ फोड़ चल रही है, आज भी कुछ लोगों ने पार्टी से रास्ते जुदा कर लिए हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। जनरल लोधी साहब, सर एक सियासी जमात जो एक वफाकी जमात है, चारों सूबों में उसकी एग्जिस्टेंस है, जैसे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तीन ही तो हमारे पास ऐसी जमातें हैं जो चारों सूबों में, गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। और कोई सियासी जमात वो एक नेशनल एसेट के तौर पर समझी जाती है जमहूरियत के अंदर। मुश्किल से कोई तीसरी जमात आई थी जो वफाकी जमात के तौर पर सामने आई। एक जमात में ये जो तोड़ फोड़ का अमल जारी है, इसको जमहूरियत में सराहना चाहिए। ये किसी सूरत में भी मेरा ख्याल सराहना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से ये अमल हो रहा है, जिस भूडे तरीके से, वो एक भी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिलेगा पाकिस्तान में जिसको पता नहीं होगा कि ये कैसे हो रहा है और क्या क्या किस तरीके से। जब तक मानते नहीं हैं, दस्तखत नहीं करते, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकल के अगर वादा नहीं करते दोबारा, यहाँ तक कि ख्वातीन को 4-4 दफ़ा जेल में जाना पड़ा जब तक कि बिल्कुल वो लाचार नहीं हो गई। और अगर कोई ये समझता है कि ये कोई सस्टेनेबल तरीका है आगे बढ़ने का, या पाकिस्तान के हक में ये कोई चीज़ है, क्योंकि जब देखें, जब आप रियासत पाकिस्तान कहते हैं तो याद रखें, रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंसर जो है वो अवाम है। अवाम, दे आर ए पार्ट ऑफ रियासत पाकिस्तान। तो रियासत पाकिस्तान खुद उसका एक हिस्सा अगर दूसरे हिस्से को तोड़ फोड़ रहा है तो इसके नतायज नहायत ख़राब निकलेंगे। जी पाशा साहब, कैसे हो रहा है सर? ये आप मुस्कुरा भी रहे हैं ज़ेरे लब, ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है सर? ये मुझे याद आ रहा है, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनाब मोहतरम जनरल लोधी साहब सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे बिल्कुल हैं। रहे, बिल्कुल रहे। रहे हैं। मैं चूंकि ज्यादा मैं पिंडी बेंच पे काम करता रहा हूँ बतौर वकील भी और बतौर हाई कोर्ट का जज भी। और पाशा साहब है भी चकवाल से, मार्शल बेल्ट से है। तो मुझे सर ये बताएं कि कई दफा ऐसा हुआ कि कोई कंटेम्प्ट पिटीशन बाय नेम आपके नाम से हुई, लेकिन कोर्ट के बाहर हाथ तलब करने के बावजूद सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी इंटीरियर वो तो पेश होते रहे, लेकिन सेक्रेटरी डिफेंस शायद कोई एक दफा आप आए बहुत मुश्किल से। क्यों नहीं आ सकते? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और इसीलिए मैं ज़बान याद रहा नहीं। इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ कि एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट ने मुझे बुलाया और मैं ना गया हूँ। सेक्रेटरी डिफेंस को कोर्ट में बुलाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों समझा जाता है? दूसरी बात मैं नहीं समझा जाना चाहिए, अगर आपको नहीं समझा जाना चाहिए। आपको दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश सुने कि अगर आपको 2018 के इलेक्शन से पहले और फौरन बाद के हालात वाकयात पता हैं तो आप वो जरा देखें कि किस तरीके से
मुख्तलिफ पार्टियों से और आज़ाद लोगों को पीटीआई में शामिल किया गया। हम उस वक्त भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये तरीका वारदात ठीक नहीं है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने वाले बहुत सारे लोग कमर ठोक के सामने आ जाते थे जी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये इनका मर्जी है, पॉलिटिकल एक रेवोल्यूशन आ रहा है इस मुल्क में, और पीटीआई जो कि बड़ी सॉफ्ट इमेज रखती है पाकिस्तान में, और देखे कि किस तरह लोग जोक दर जोक इसमें शामिल हो रहे हैं। उसमें भी कुछ जनरल्स के नाम भी आए, और जो उस वक्त की पीटीआई की जो वो क्या कहते हैं, वो कौन सी मशीनें हैं जी, एटीएम मशीनें भी सामने आई, उनके नाम भी आए, जहाज भर भर के लाते रहे। और फिर उसके फौरन बाद हमने ये भी देखा कि नैब को एक बैरिस्टर शहजाद अकबर नाम के मुआवने खुसूसी थे, उन्होंने प्रैक्टिकली नैब के चेयरमैन तो नहीं थे बट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वही थे। जिस तरीके से उन्होंने नैब को इसमें एक्टिव किया और नोटिस भेज के लोगों की अगर आप लोगों की हमदर्दियां कर लेते हैं सुने कि जो कुछ हुआ वो गलत था। लोगों की हमदर्दियां लेते रहे, लेकिन पाशा तो साहब उस वक्त वो भी सब गलत था। मुझे क्या आज के गलत की दलील किसी माजी के गलत से दी जा नहीं, सकती है? आज के गलत को मैं इस बात पे ठीक नहीं कहूंगा कि जो कि पहले ठीक था तो इसलिए ये अब जो है बात ये है, मसला ये है कि हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज इस मुल्क में रूल कर रही हैं, उन्होंने कभी भी अपने माजी से सबक नहीं सीखा, और वो जो जब इख्तिदार में आते हैं तो वो सारी बातें, वो सारी चीजें भूल जाते हैं। अच्छा, और नए जज्बे के साथ, नई उमंगों के साथ, पाशा साहब ये तो बड़ा एक अलमिया है के साथ, लेकिन एक मुख्तसर सवाल आपसे फिर मैं जनरल साहब से पूछूंगा कि देखिए माजी में तो इंसान पत्ते बांधा करता था, आज फिर मैं कपड़े उतार दूं, ये कोट टाई उतार दूं, पत्ते पहन के यहाँ बैठ जाऊं, ये कोई जवाब तो नहीं होगा ना? इंसान इवॉल्व होता है, इंसान के बिल्कुल नहीं, लेकिन सर आप जरा नोट करें 2017-18 वाले नाम नोट करें और आज भी नाम नोट करें, वो वही आए थे, वो वापस भी जा रहे हैं। 90% रिसेम्बलेंस होगी, वही होगी ना। मैं यही तो कह रहा हूं, और इन लोगों को हम अवाम फिर मुंतखब करेंगे बिल्कुल। ये उससे बड़ा मजाक है जी, ये उससे बड़ा मजाक है जो आप कह रहे हैं कि लोग फिर इनको मुंतखब कर लेंगे। जनरल साहब देखिए ये कहां से, मतलब आप जिसे कहते हैं द बक स्टॉप्स हियर, ये बक कहां पे रुकेगा? जी पाशा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो भी गलत था और ये भी गलत है। एक बात मैं आपको बता दूं, और हो सकता है कि मेरी असेसमेंट गलत हो, और मैं चूंकि सियासी आदमी नहीं, गलत हो सकती है। ये जो आपने कहा ना कि उस वक्त भी लोगों ने इनको इलेक्ट किया था, आज भी लोग इनको इलेक्ट करेंगे, आप ये मेरी बात नोट कर लें, इन लोगों को अब दोबारा लोग इलेक्ट नहीं करेंगे। ये लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं। लोग नहीं करेंगे ना, करवा तो दिए जाएंगे ना सर, मतलब लोग तो नहीं करते हुए करवा दिए जाएंगे इलेक्ट। ये वो तो फिर अलग बात है ना, वो तो देखिए वो भी कह रहे हैं कि वो गलत था, आज भी गलत है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो भी गलत था, आज भी गलत है, तो बस ये तो बात खत्म होगी ना। पाशा साहब ये जनरल साहब की खुशगुमानी हम समझे या यकीन कर रहे हैं जनरल साहब की बात पे? मैं फिर इंतहाई अदब के साथ डिफर करूंगा। आप जितनी भी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री पढ़ लें, पार्टी के कारकुन नजरियाती होते हैं, एक नजरिया उनको दिया जाता है, स्टडी सर्कल्स होते थे, और उनको बाकायदा तरबियत दी जाती थी कि आपकी क्या मैनिफेस्टो क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप जरा एक साल पीछे देख लें कि जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आई, तो उस वक्त कई MPA MNA जिनको मुझे मिलने का इतफाक हुआ, वो ये कह रहे थे कि हम PTI का टिकट पे आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मकबूलियत का आलम ये था। क्या एक साल में नजरियाती हवाले से इतनी अवेयरनेस हो गई है, या खान साहब नजरियाती अवेयरनेस करने में कामयाब हुए हैं कि आज जनरल साहब यहाँ बैठ के ये फरमा रहे हैं कि ये 6 महीने का बात है और ये इन लोगों को मुंतखब नहीं करेंगे, और अब जो है अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस सर नहीं आई क्योंकि ये नजरियाती लोग नहीं हैं। इनको आपने इन्हीं लोगों को इलेक्टेबल समझ के फिर इनके नामों से मिलते जुलते नाम फिर PTI में आ जाने हैं। अगर लोगों ने ये महसूस किया कि PTI 51-55% या 60% वोट लेने में कामयाब हो रही है, जनरल साहब ये कमेंट लास्ट, जनरल साहब सर हम अवेयरनेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं इस मुल्क में, या हम अवेयरनेस को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं?
जी देखिए, बात ये हम दोनों ही काम करते हैं। हम अवेयरनेस को कंस्ट्रक्ट भी करते हैं और डीकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, और आपके सामने दोनों काम हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। मेरा अपना देखिए, मैं तो एक अपना तजिया पेश कर रहा हूँ, ये भी साथ कह रहा हूँ कि मैं ये ज़्यादा सावधान, इन्होंने जैसे तारीख बताई, सियासत की, और ये बातें सब कहीं, और दुनिया का भी दिया, तो उनकी बात में ज़्यादा तौकीर है, उनकी बात को अब ज़्यादा वज़न दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो नौजवान तबका है, वो इतना वाइब्रेंट है, वो इतना बड़ा है, और वो इतना इस वक्त जिस मूड में है, वो हमारे पुराने लोग समझने से कासिर है। मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं सिर्फ एक इसलिए ये पेश कर रहा हूँ कि मुझे ये नजर आ रहा है, हो सकता है मेरी आंखें गलत देख रही हूँ, सही। मुझे नजर आ रहा है कि जो 60% नौजवान हैं, ये अब आपके काबू में नहीं आएंगे उस राइट, तरीके आप से, जब आप आपको इनको उम्मीद है भेड़ पाकिस्तान के बकरियां ना मुस्तकबिल की समझें। 60% पाकिस्तान की जो नौजवान आबादी है, आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे कि शायद उनकी वजह से कोई पाकिस्तान में खातिर खा तब्दीली आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आसम रज़ा पाशा साहब, जनरल खालिद नईम लोधी साहब। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर कौन कौन से लोग अब तक छोड़ कर जा चुके हैं।